अब तक आवाज पहुंच रहा होगा। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों गुड इवनिंग। आइए प्रश्नों को पूरी सरलता के साथ तार्किक रूप से हर प्रश्नों का व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न पर आइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को उनके घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का सही क्रम है। यदि हम इस सभी को अलग अलग देखें, सभी का यदि हम क्रम जो है अलग अलग देखें, तो सबसे पहले पृथ्वी का जो वजन होता है 5.5 ग्राम प्रति जो है सो सेंटीमीटर, ये होता है पृथ्वी का। उसके बाद जो है शुक्र का जो होता है वजन जो आता है या घनत्व जो कहिए 5.2 ग्राम CM3। उसके पश्चात है बृहस्पति का है 1.3 ग्राम CM3। और उसके बाद है शनि जो है सबसे हल्का है, तो शनि का जो वजन होता है वह है 0.7 ग्राम CM3। इस प्रकार से आप स्पष्ट हो जाता है, चारों का आपका घनत्व को यहां पर दिखला दिया गया है। तो पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और शनि, पृथ्वी, शुक्र और प्लेटफॉर्म टीचर। चलिए कब से शुरू स्टार्ट होगा 1 to 5 इसकी जानकारी दे दीजिएगा। आप लोग सुनिए ना, जो टीचर का जानकारी मांग रहा है, ठीक है, आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। और आप में से कई आपके दोस्त होंगे जिन्हें टीचर में सफलता प्राप्त हुई होगी। प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है इसके लिए अब तक की जानकारी मुताबिक लगभग 350 से अधिक विद्यार्थी यहाँ के सफल हो चुके हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपनी भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो उन्हीं विद्यार्थी की तरह जो सफल हुए, उन्हीं की तरह डिवोटेड होकर अपनी ऊर्जा को आप संरक्षित रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित करें। प्लेटफॉर्म परिवार आपके लिए सदा समर्पित रहेगा। यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पे डेली होती है, अब क्यों नहीं होता है? चलिए, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य और शक्ति में कौन सा गलत है? भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख हैं। अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो भारत सरकार के प्रधान होते हैं। सही है। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को विभाग सौंपने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल करते हैं और उसे विभाग सौंपते हैं। इसका उल्लेख संविधान का 75(3) में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं और कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए निर्णय लेते हैं। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 78 में है। तो तीनों का तीनों उपयुक्त कहता है, कौन सा गलत है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी पॉइंट जो है अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 के आधार पर सही है। जय श्री राम। पंकज कुमार गुप्ता जी समस्तीपुर से प्रणाम। नमस्कार पंकज कुमार गुप्ता जी। चलिए अगला सवाल पर आइए। 20 अगस्त 2024 को पहले हरित अमोनियम निर्यात के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता किया? हरित अमोनियम कृषि कार्य के लिए और अन्य कार्यों के लिए अमोनिया की काफी जरूरत होती है। तो भारत ने इसके लिए एक करंट अफेयर्स का है, जापान और उसके अलावा सिंगापुर से समझौता किया है, ताकि भारत में अमोनियम का जो भी आवश्यकता हो उस तीनों मिलकर के उसके निर्यात का काम करेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रूप से तीनों देश मिलकर निर्यात अर्थात क्या हुआ, विदेश भेजना। तो अमोनिया के सन भेजने में जापान की कंपनी और सिंगापुर की कंपनी जो है सो सहयोग देगा, ताकि विश्व स्तर पर कृषि कार्य और अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए। एसएससी एग्जाम कब तक होगा पंकज कुमार गुप्ता जी? 2024 में तो नहीं होने की संभावना है। देखिए 25 में शायद 1 जनवरी फरवरी तक में एग्जाम हो जाए। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अध्यादेश किसको कहते हैं? यदि वर्तमान समय में हम लोग देखें, अध्यादेश ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के आधार पर
राज्यपाल अनुच्छेद 213 के आधार पर अध्यादेश जारी करते हैं। जारी किया गया अध्यादेश जारी किए जाने से प्रारंभ होकर अधिकतम जारी करने के पश्चात जो है अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहता है। या राष्ट्रपति जब जारी करते हैं तो संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। सबसे पहली बार अध्यादेश की व्यवस्था किया गया था 1861 का अधिनियम में। उसके बाद पुनः 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। तब अध्यादेश गवर्नर जनरल और वायसराय के द्वारा जारी किया जाता था। इकहत्तरवां बीपीएससी, अब देखिए उसके लिए तो भाई थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी कैसे कह सकते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद का नाम क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया और 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव, ये सबको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण होता है। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया 1892 के अधिनियम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो आंसर हो गया सी। धन्यवाद उत्तर देने के लिए पंकज कुमार गुप्ता जी। कविता जी गुड इवनिंग। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं की संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1891 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। किसने किया? जोनाथन डंकन ने। कब किया? 1891 में। क्यों किया? पीडीएफ मिलेगा क्या सर? पीडीएफ के लिए तो आपको, इसके लिए जो विद्यार्थी इसका एक टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, उनको पीडीएफ मिलता है। पहले उसकी टेस्ट का प्रबंध कीजिए। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो है एक मोबाइल नंबर जा रही होगी, उस पर आप बात करेंगे तो आपको कैसे प्राप्त होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जोनाथन डंकन, यहाँ लिखता है विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए। ये लाइन तो गलत है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 17, तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात 2 और 3। आंसर क्या होता है? देखिए क्या हो गया है ऑफलाइन। अरे कौन है, भेजिए किनको। नहीं तो बोला ये काम नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थीगण आपने स्पष्ट रूप से देखा, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जोनाथन डंकन का उत्तर गलत है। पंकज कुमार गुप्ता जी भी एकदम उत्तर आपका सही है पंकज कुमार गुप्ता जी, धन्यवाद। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च हुआ साबरमती से दांडी की ओर महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1930 को 78 चुने गए सहयोगी के साथ यात्रा शुरू किए। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर समुद्र जल से नमक बनाकर नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बहुत दिन बाद दर्शन हुआ है पंकज कुमार गुप्ता जी। चूंकि क्लास ही नहीं हो रही थी तो जाहिर सी बात है विलंब तो होने की संभावना रहेगी ही।
तो बिहार के केवल एक थे गिरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू। 78 सहयोगी में उसमें बिहार का केवल और केवल एक, बिहार का केवल और केवल एक सहयोगी ही उसमें शामिल थे, बिहार का केवल एक सहयोगी शामिल थे। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नमक कर में वृद्धि कर दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय लोगों को कर बनाने से, और ऑफलाइन बीच में लिख दिया था, ऑफलाइन हो गया है। सूची 1 और 2 को मिलाइए। चलिए, विद्रोह से जुड़ा हुआ है। कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कच्छ विद्रोह गुजरात में हुआ था। कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राव भारमल। कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किया था राव भारमल। और विद्रोह, कच्छ विद्रोह कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, अब देखिए इसमें लाइए 1 का 3, 1 का 3। चलिए, 2 विकल्प है, 2 आपका समाप्त है, 2 विकल्प में 2 तो आपका स्वतः समाप्त हो जाता है। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह किसने किया? तो तीरथ सिंह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो मेघालय के क्षेत्र में हुआ। ये विद्रोह कब हुआ? खासी विद्रोह कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। रामोशी विद्रोह, रामोशी विद्रोह कब हुआ? तो रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किए चित्तर सिंह। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ? तो पश्चिमी घाट। और विद्रोह कब हुआ? तो 1822 ईस्वी में। विद्रोह कब हुआ? तो 1822 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा झारखंड के क्षेत्र में किया गया, 1855 1856 ईस्वी में किया गया। तो सबका आपका कब हुआ सो स्पष्ट हो गया, किसने किया सो स्पष्ट हो गया, दोनों एक साथ। कच्छ विद्रोह गुजरात में, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? तो छोटा ये कर सकते हैं, चलिए झारखंड में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी हो गई कि विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया। तीनों एक साथ आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होती है। पंकज कुमार गुप्ता जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। कानून सभी के लिए एक समान होगा, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 361 लिखता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सेवा काल में उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। डेली आप दर्शन दीजिए सर, यूट्यूब पर जीएस का क्लास लीजिए। चलिए विद्यार्थीगण, आपकी बात को मैं प्रयास करूंगा कि आपकी मांग को पूरा कर सकूं, लेकिन आपके अन्य जो मित्र हैं क्या वो सहमत हैं आपकी मांग से? यकीनन तौर पर मैं भी आऊंगा। पहले अपने मित्रों से कहिए क्या वो हमारी डिस्कशन को पसंद करते हैं, क्या हमारे डिस्कशन को देखना चाहेंगे? अरे दुनिया मांग पर चलती है, मांग के आधार पर पूर्ति स्वाभाविक है कि मांग के आधार पर पूर्ति होगी। आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके सहपाठी यदि मांग करेंगे तो मैं जरूर आ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया अनुच्छेद 361 के आधार पर ये लाइन सही है। राज्यपाल की उपलब्धि, भत्ते और पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 158 लिखता है कि राज्यपाल के सेवा काल में उनको दी जा रही वेतन उनको और सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया जा सकता है। चलिए संजीव जी और बबलू यादव, धन्यवाद समर्थन देने के लिए। पंकज कुमार गुप्ता जी, चलिए धन्यवाद, आप लोगों की मांग पर जरूर विचार करेंगे। यहां पर देखिए अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 158 के आधार पर दोनों पंक्ति सही है। तो क्या कहता है? नहीं की जा सकती है दांडी कार्य। चलिए उपयुक्त में कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 361 के आधार पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 361 के आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और अनुच्छेद 158 के आधार पर
राज्यपाल के सेवा काल में उनको दी जा रही वेतन भत्ता सुविधा में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। चलिए अगला सवाल पर आइए। रिखम पदा नृत्य का संबंध अलग अलग राज्य में अलग अलग लोक नृत्य, अलग अलग शास्त्रीय नृत्य, आपको पता है नृत्य को दो भागों में बांटा गया, क्लासिकल डांस और फोक डांस। अब इस क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ, चलिए यहां पर जो क्वेश्चन है असम का, देखिए क्लासिकल डांस है जिसका नाम है सत्रिया, और असम का जो है जो लोक फोक डांस है उसका नाम है बिहू। तो असम में दोनों प्रकार का डांस उपलब्ध होता है, असम के क्षेत्र में जो है दोनों प्रकार का डांस उपलब्ध होता है। तो ये है रिखम पदा अरुणाचल प्रदेश से। मेघालय का जो लोक नृत्य है उसका नाम है बांग्ला, उसका नाम क्या है? वांगला। मिजोरम का जो लोक नृत्य है उसका नाम है चेराब, उसका नाम है। अब चारों राज्य के लोक नृत्य से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, चारों राज्य से भली भांति परिचित हो चुके हैं। विद्यार्थीगण जो उपलब्ध है बताइए कि उनको कोई कठिनाई कैसा नहीं लगता है कि डिस्कशन कम हुआ या आवश्यकता अनुसार नहीं हुआ? यदि ऐसा है तो आप अपने विचार को सामने रखें। पिंजर एक उपन्यास है, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? पिंजर उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है। हाँ सर, जी हाँ सर, मेरा ही है। नहीं सब मेरा है। पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। अब यहाँ पर चारों के चारों जो है उपन्यासकार ही हैं, चारों के चारों जो है उपन्यासकार ही हैं। अब आइए अनीता देसाई जो भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं, इनका क्या है? क्लियर लाइट, इनके द्वारा लिखा गया क्लियर लाइट लिखे हैं। कमला दास जो हैं इन्होंने क्या लिखा? मेरी कहानी, इनकी है पुस्तक का नाम मेरी कहानी। और किरण देसाई जो कि अनिता देसाई की माता हैं, किरण देसाई की है इनहेरिटेंस। अब चारों के बारे में आपको अच्छी तरह पता हो गया कि चारों ने कौन कौन किताब को लिखा। पंकज कुमार गुप्ता जी, नंबर है 93-082-14-994। ठीक है पंकज कुमार गुप्ता जी, आपका सेबर सेठ ही मारिएगा, एग्जाम भी होगा तो आप पैसा कमा रहे हैं। ये बताओ गुड्डू जी, क्या मैं सरकार हूं या प्लेटफॉर्म सरकार है? एग्जाम रोक करके आपसे सेट के माध्यम से पैसा कमाने के लिए क्या एग्जाम को मैं रोक दिया हूं? तो आरोप आप वहां लगाएं जहां पर आपको उसका लाभ हो। अब सरकार एग्जाम नहीं ले रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? पंकज ये गुड्डू कुमार, तो सरकार का आरोप आप मुझ पर, अब तो हम तो भाई टेस्ट के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। अभी देखिए शिक्षक के एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, देखिए विद्यार्थी सफल हुए, तो हम सफलता तो आपके मेहनत पर है, पास आप किए हैं, आपने मेहनत किया, लेकिन हम लोग उसमें हम लोग को भी एक भूमिका होती है, तो हम लोग तो उस कोच की भूमिका में रहते हैं। कब एग्जाम होगा ये तो सरकार तय करेगी, मैं नहीं तय कर सकता। काली मिट्टी वाले क्षेत्र दक्कन के उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी भारत की कुल मिट्टी का लगभग 15% काली मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को बोलते हैं रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को जो है ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी, इसे ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी ज्वालामुखी के विस्फोट से जब बेसाल्ट चट्टान टूट कर बाहर निकलती है तब उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में, काली मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो ये भारत के किस भाग में आता है? उत्तर में तो आता नहीं है, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में आता नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में आता है। तटीय मैदान की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है, हिमालय पर्वत पर पर्वतीय मिट्टी होती है,
और उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान जो है वो उत्तरी मैदान है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का है, जो नदी के जब डिस्कशन होता है तो मेरी राय में, चलिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट की डिजाइन तैयार किया? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंडिया गेट का निर्माण क्यों किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके पूर्व जो सैनिक मारे गए, जो सैनिक शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए या अंग्रेजी सत्ता के लिए उस वक्त जो भी कहिए, तो शहीद सैनिक हो गए, उनके सम्मान में लगभग 13,300 सैनिक का 300 शहीद हुए सैनिक का जो आंग्ल अफगान युद्ध और अन्य युद्धों में विश्व युद्ध में मारे गए, उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया। और ये निर्माण जो है फ्रांस के पेरिस में आर्क दे, वहां पर जो है पेरिस में सैनिकों के निर्माण में एक इमारत बनी हुई है, उसे बोलते हैं आर्क डे ट्रायम्फ। उसी के तरह यहां बनाया गया। अब देखिए बना कब? 1921 से निर्माण शुरू हुआ और 1931 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ये कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहां पर आप देखें, लॉर्ड बेबल का शासनकाल कब है? 1943 से 1947। लॉर्ड डलहौजी का कब है? 1848 से 1856। तो स्पष्ट है कि ये दोनों नहीं होगा। और ऐसे भी आपको ज्ञात है कि लुटियंस, दिल्ली का वास्तुकार, जिसने दिल्ली का निर्माण किया, दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो दिल्ली का वास्तुकार है लुटियंस। तो उत्तर देने में तो कोई कठिनाई आपको होगी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो साइंस का क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है पल्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तो क्या कहें, भेड़िया, घास, अभी तो बताएंगे साइंस वाले सर, छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? वो महासागर कौन है? और पश्चिम से वो महासागर, चलिए इसमें हम और जोड़ देते हैं, वो महासागर पश्चिम में जो है एशिया, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। वो महासागर कौन है? वो महासागर है प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर, अर्थात इसे हम उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव का बर्फीला क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर जो अंग्रेजी के एस अक्षर का समान है, और हिंद महासागर, ये सभी महासागर में से यदि आपको, चलिए उत्तर कौन दिए हैं? अगला प्रश्न पर आइए। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना का विश्व स्तर पर 3 माध्यम। पहला को बोलते हैं जीडीपी अर्थात उत्पत्ति विधि, अर्थात क्या बोला गया? अर्थात उत्पत्ति विधि के नाम से जाना गया। दूसरा को बोलते हैं C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, अर्थात कंजम्पशन अर्थात क्या होगा? उपभोग प्लस निवेश विधि। और तीसरा को बोलते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम अर्थात आय विधि। यहां देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की आय यदि जोड़ दें, हम देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ देंगे तब क्या प्राप्त होगा? देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी, अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगा। इसे आय विधि के नाम से जानते। मूल्य वर्धित विधि, उसी जीडीपी को ही GVA के नाम से वर्तमान समय में उसे प्रयोग में लाया जाने लगा है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? आइए, अनुच्छेद 157 क्या कहता है राज्यपाल के बारे में? देखिए, पहली बात तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 152
52 से लेकर अनुच्छेद 152 से लेकर शुरू होती है अनुच्छेद 237 तक जो है वो आपका रहता है राज्य सरकार के बारे में। अब इसमें अलग अलग देखिए, अनुच्छेद 153 कहता है राज्य में राज्यपाल के पद का। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होगी? राज्यपाल बनने की योग्यता। और 173 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने अर्थात MLA या MLC का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता, 173 MLA MLC बनने की योग्यता का उल्लेख है। राज्यपाल का पद का उल्लेख 153 में है और 156 में कहता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पंकज कुमार गुप्ता जी, चलिए आपका आंसर डी एकदम सही है। टोटल लर्निंग जी नालंदा, आपका उत्तर भी 1 सही है। अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा किसी देश की मौलिक कानून है जो सरकार विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य को निर्धारित करती है? अब अध्यादेश तो बताया गया कि अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति और 213 के आधार पर विशेष परिस्थिति में जो विधि जो कानून बनाया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। इससे तो सिर्फ एक कानून हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून तो चलिए कुछ सीमित क्षेत्र में लागू होता है। तो संविधान मतलब क्या हुआ? सम प्लस विधान, जहां सभी लोगों के लिए एक समान विधि हो। संविधान के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, इन तीनों को अलग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार, स्नान कहाँ? तालाब। विशाल स्नानागार जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था। तो विशाल स्नानागार अर्थात विशाल तालाब जिसका की लंबाई चौड़ाई आपको दिया वो कहाँ था? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में मिला, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त होता है। अब देखो कोई तालाब में अनाज भंडार रखेगा? बोलो, तालाब में तो अनाज को नहीं रखा जाएगा। अनाज के तो अन्नागार होता है, अन्न भंडार होता है, जो 75 गुने 150 वर्ग फीट का था। यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। धार्मिक प्रयोजन, इसका उपयोग शहर में पानी की टंकी के रूप में, टंकी तो ऊपर रहेगा ना, टंकी जो तालाब की तरह रहे, टंकी तो चलिए ऊपर थी, भी देखिए खत्म हो गया। खेती के लिए, अब नगर में तो खेती होती नहीं, खेती तो होती है गांव में। अब नगर के अंदर है तो नगर के अंदर इसका संभवतः धार्मिक प्रयोजन में प्रयोग में लाया जाता था। औश, अमन और बोरो, ये जो है विशेषकर देखिए आप वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में वर्ष में 3 बार धान का फसल को प्राप्त किया जाता है। उसी धान के फसल को औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जब धान बोते हैं जुलाई अगस्त में, हम लोग धान कब बोते हैं? तो जुलाई अगस्त में जो धान बोते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जुलाई अगस्त के धान को बोलते हैं अमन। जुलाई अगस्त में जो वर्षा ऋतु में, जुलाई अगस्त में जो धान बोया जाता है उसे अमन के नाम से जानते हैं। औस, जिसे हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं? गर्मा धान जो चलिए फरवरी या मार्च कहिए,
मार्च अप्रैल में जो बोया जाता है उसे औस कहते हैं। और बोरो जो शरद ऋतु में, बंगाल वगैरह में जो शरद ऋतु में धान बोया जाता है उसे बोरो के नाम से जानते हैं। तो धान का ये 3 फसल है, उसे तीनों का आपको समय गर्मा फसल, बरसात का गर्मी में, बरसात में और ठंडा में, तीनों फसल को 3 अल नाम से जानते हैं। उत्तर आपका पंकज कुमार गुप्ता जी क्या हो जाएगा? धान ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर्ज। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर प्रारंभिक आंकड़ा तो था 73% लोग साक्षर हैं, लेकिन बाद का जो आया वो आया 74.03% साक्षर हैं। अब इसमें महिला और पुरुष दोनों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो पुरुष थे 82.14% और महिला 65.46%। 2011 के बाद अगला जनगणना जो है 10 वर्ष में नहीं बल्कि 15 वर्ष में 2025 में अब अगली जनगणना शुरू होगी और 2025 तक उसका अंतिम रिपोर्ट आ जाएगा। अब देखना जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ। भारत के पश्चिम तटों पर गर्मी के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिम तट पर। तो पश्चिम तट पर वर्षा क्यों होती है? अब देखिए थोड़ा सा यदि आपको नक्शा के बारे में तो आपको पता होगा कि मॉनसून ऑस्ट्रेलिया तट पर प्रारंभ होता है। हिंद महासागर में ही मॉनसूनी पवन का निर्माण होता है। मॉनसूनी पवन एकमात्र ऐसा पवन है जो हर 6 महीना में दिशा को चेंज कर लेता है। वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, अर्थात सागर की आर्द्र वायु, सागर की आर्द्र वायु जो है वह पर्वत की शुष्क वायु से टकराती है जिससे वर्षा होती है। तो वर्षा देखिए यहाँ पर है भारत के पश्चिम तट पर, तो सिंधु नदी घाटी ये तो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, पूर्वी घाट तो हो गया मेघालय वगैरह के क्षेत्र में, तो क्या हो गया पश्चिमी घाट, नाम से ही स्पष्ट है। भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में सबसे पहले केरला तट पर लगभग 1 जून को मॉनसून प्रवेश करता है। मॉनसून 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर के सहारे, एक बंगाल की खाड़ी के सहारे। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूम जाती है, अर्थात ये पवन की लगातार जो है सो इस दिशा में चलेगा और ये पवन तो इस दिशा में चलेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी के सहारे जो पवन चलती है वो आपका श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड उस क्षेत्र में वर्षा कराती है, वियतनाम और अरब सागर की वर्षा से भारत में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के सहारे वहां पर भरपूर वर्षा होती है। अभी हाल ही में तिमोर एक देश है, इस तिमोर के लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान दिया गया। तिमोर जो है एक देश का नाम है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में पहला स्थान पर मिला किसको? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसे कह सकते हैं IIT मद्रास को ये पहला स्थान प्राप्त हुआ जहां सबसे बेहतर शिक्षा दीक्षा का प्रबंध है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का। और यूनिवर्सिटी में पहला स्थान मिला भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। अभी हाल ही में घातक बीमारी मंकी पॉक्स सबसे पहला का रोगी दक्षिण एशिया किस देश में? तो भारत में मंकी पॉक्स का रोगी मिला है और 1-2 नहीं, सबसे पहले केरला में मिला और 30 रोगी मंकी पॉक्स का मिल चुका है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। समाचार में सुर्खियां बना भविष्य। अब देखिए भविष्य, आंगनबाड़ी एवं बाल विकास योजना, ये भी चलिए बच्चे के भविष्य से जुड़ा होता है। आंगनबाड़ी में क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, यहाँ जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध होता है। ये अग्निवीर की सामाजिक सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य कर्मी की जीवन की सुरक्षा नहीं, बल्कि पेंशनर जो कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दिए, अपनी पूरी जवानी जो है राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिए, अब वृद्ध हो चुके हैं, तो उनकी जीवन स्तर बेहतर हो, उन्हें जीवन की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए भविष्य के नाम से योजनाएं चलाई गई है। भी करंट अफेयर्स का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पंचायती राज जिला स्तर पर विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसके लिए समिति का नाम देखिए तो कौन है?
बलवंत मेहता सराय समिति, आपको सभी को पता होगा कि 1957 में पंचायती राज, 1957 में पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव किसने दिया? तो सुझाव दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसने कहा पंचायती राज को 3 स्तर का बना दिया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके पश्चात देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में, इसने कहा पंचायती राज को 2 स्तर का, पंचायती राज को 2 स्तर का बना दिया जाए। कोठारी समिति के सिफारिश पर 10+2 की शिक्षा नीति को जारी किया गया, जो चलिए अब तक है। 2024 के बाद अब नई शिक्षा नीति जारी होगी। तो यहाँ पर जो है यह कोठारी समिति शिक्षा के विकास के लिए लागू किया गया था। सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 में कौन सा, देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सही है, घरेलू क्रिकेटर साई किशोर सही है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट राहुल द्रविड़ को दिया गया। लेकिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार मिला रोहित शर्मा को, विराट कोहली को नहीं बल्कि रोहित शर्मा को प्राप्त हुआ। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आपके को सभी को यकीनन तौर पर पता होगा कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया। खलीफा से खिलियत प्राप्त करने वाला पहला शासक था, वो था इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल था 1210 से लेकर, जिसका शासनकाल है 1210 से 1236। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहली बार राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक रहा, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीता। ये पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर सफल अभियान किया और अपनी विजय के कारण अपने को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी से संबोधित किया। चलिए विद्यार्थीगण, कुमारी श्वेता जी उत्तर देते रहें। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चलिए आप लोग थोड़ी सी आप लोग जो है सो शांत हो जाते हैं और लगातार उत्तर देते रहें। उससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हड़प्पा पुरास्थल की उत्खनन, हड़प्पा की खोज कब हुई? यूं तो सबसे पहली बार जो है 1826 में पहली जानकारी इसकी सभ्यता की मिलती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे टीले को देखकर चार्ल्स मैसन, जो एक सिपाही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही था, उसके पश्चात हम 1854 में 1856 में लॉर्ड कनिंघम ने पुष्ट किया कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। और 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। तब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तब उसके पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में। कब हुई? 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ।
और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की गई। मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की गई। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, सही है, जिसमें उन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई। ये कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 की मध्यरात्रि, इसकी शुरुआत मानी गई 9 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन महात्मा गांधी के अंतिम आंदोलन था जो काफी हिंसक हुआ। 1910 में चंपारण सत्याग्रह, आप सभी को पता होगा कि 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसानों के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे, और इसकी सफलता के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, सही है। 1930 में दांडी मार्च अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। चलिए, शुभम पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा भी नमस्कार है और शुभाशीष भी है। सफलता के मार्ग पर आप निरंतर आगे बढ़ते चलें। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी? वो पहली महिला कौन थी? रुक्मिणी देव अरुणडेल। पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में, तो पहली, और राज्यसभा तो पहला दूसरा कर नहीं सकते हैं, मैंने पहली लोकसभा के समकक्ष राज्यसभा में इनका चयन हुआ था। मृणालिनी साराभाई तो वर्तमान समय में जो है ये राज्यसभा की मनोनीत सांसद है। कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? देखिए, जलवायु को चाहे भारत का हो या विश्व का हो, जलवायु के क्षेत्र में जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा यही जलवायु को प्रभावित करती है। जलवायु के आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या बांटते हैं कि 0 से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण का, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसे क्या बोलते हैं? इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात जो है 66.5 तक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। और उसके नीचे को बोलते हैं शीत कटिबंध। इसमें अर्थात अक्षांश तो प्रभावित करेगा, लेकिन देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा के माध्यम से समय को ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखा के माध्यम से समय को ज्ञात किया जाता है। ऊंचाई के स्थान पर आपको पता है कि जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो ऊंचाई प्रभावित करता है, पवन की दिशा प्रभावित करता है और अक्षांश पर। लेकिन देशांतर, चाहे किसी भी देश हो, भारत पूछे या कोई भी देश हो, देशांतर के माध्यम से समय को ज्ञात करते हैं। देशांतर समय का सूचक है और अक्षांश जो है वो ताप कटिबंध का सूचक होता है। चलिए, स्थानांतरित कृषि अर्थात जंगली भूमि में आग लगाते हुए कृषि कार्य करना, जिसे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, अलग अलग देश में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग देश में। अब यहाँ पर देखिए, पोडू के कहाँ होता है? पोडू के नाम से जो है वो तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में इसे पोडू के नाम से जानते हैं। उसे क्या नाम जानते हैं? पोडू के नाम से। कुरुबा नाम से, अब पंजाब में जंगल है कहाँ जंगल को आग लगा गया? तो कुरुबा, ये झारखंड में कुरुबा के नाम से, झारखंड में कुरुबा के नाम से। उसके बाद आइए बरिंगा, ये जो है बरिंगा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में बरिंगा के नाम से, और बेबर मध्य प्रदेश के नाम से। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि,
सर जी एएलपी का एडमिट कार्ड आ गया गुरुजी, चलिए धन्यवाद, आ गया है। अब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। उसमें जीके कम है लेकिन 10 नंबर का है, जहां 10 नंबर में आसानी से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग को बेहतर तरीके से आप तैयार कीजिए। साइंस का पोर्शन को तैयार करके 2025 में सफलता का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी हमारी चाहत है। भगवान की कृपा और आपकी मेहनत रही, यकीनन तौर पर आप सफल रहेंगे। निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? अब देखिए 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए और विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया गया, तब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी वस्त्रों की होलिका दहन को कि यह संसाधनों का निर्मम बर्बादी है। इन्होंने महात्मा गांधी के इस विचार का कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया जाए, उसका विरोध किए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निर्मम बर्बादी, जिसका महात्मा गांधी ने कहा था बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। क्यों दिए? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को निर्मम बर्बादी कहते हुए आलोचना किए थे। उसके जवाब में महात्मा गांधी द्वारा कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कब कहा गया? 1920 में। और सहयोग आंदोलन, जहां महात्मा गांधी का वक्तव्य था कि विद्यार्थी विद्यालय का, कर्मचारी कार्यालय का और वकील न्यायालय का बहिष्कार करें, तो अंग्रेज इसलिए भारत में राज कर रहा है कि उसे भारतीयों का सहयोग प्राप्त है। यदि भारतीय उसे हर मोर्चे पर हर जगह असहयोग करे, मेरे बतलाए गए रास्ते पर सत्य अहिंसा का पालन करे, तो मैं 1 वर्ष में देश को स्वराज दूंगा। तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी को अपनाने का प्रबल दिया ताकि अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। भारतीय संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को तैयार अपनाया गया। एकदम लाइन सही है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया गया। 24 जनवरी 50 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना। लाइन सही है। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से और सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि किया। अर्थात यहां दिए गए सभी लाइन 1 2 3 तीनों का तीनों सही है। 128 का डी संतोष कुमार जी एकदम सही है। कुमारी श्वेता आपका भी सही है। सिक्किम को भारत में विलय, तो आपको पता होगा कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तब सिक्किम पर चोगियाल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन गुलाम भारत में लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से आप भली भांति परिचित होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से आप भली भांति परिचित होंगे। हड़प नीति की शुरुआत का डलहौजी का था, 1848 से 1856 तक रहा था।
तो लॉर्ड डलहौजी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से देखें तो 36वां संविधान ऑनलाइन डिस्कशन कब होता है, ये तो मुझे नहीं ज्ञात है पूनम कुमार जी कि कब होता है उसका डिस्कशन। धामे का स्तूप कहाँ है? ईंट का बना हुआ, ईंट का बना हुआ ये स्तूप है। स्तूप किसको कहते हैं? जिसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के अवशेष को, बौद्ध धर्म के अवशेष को जमा किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। तो ये स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। सांची में अशोक के द्वारा जो स्तूप का निर्माण किया गया था, उस स्तूप को पुष्यमित्र शुंग ने और बेहतर तरीके से उसे अंगीकृत किया। भरहुत में भी अशोक ने बनाया था, झांसी में इसी को स्तूप प्राप्त हुई नहीं है। तो स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। नूसंतारा किस देश की राजधानी? देखिए राजधानी जो है, यूं तो आप समान अवस्था में जानते होंगे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। यदि समान रूप से आप देखिएगा मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, लेकिन न्यू संतारा जो है एक नई राजधानी, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम न्यू संतारा रखा गया है। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी न्यू संतारा। पहले क्या था? पहले था जकार्ता, अब नई राजधानी हो गई न्यू संतारा। चलिए ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? आपको पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसमें दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान हो। तो इसके लिए तापस मजूमदार समिति ने अपना सुझाव दिया था। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, जिसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये हो जाएगा कौन? आंसर हो जाएगा बी। मानचित्र पर समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष, चीनी साम्यवाद, यूं तो चीनी गणतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। तब सानयात सेन पहले राष्ट्रपति थे। तब उसके सानयात सेन जो है चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ साम्यवाद 1949 में जब लाल क्रांति के माध्यम से 1949 में लाल क्रांति के माध्यम से जब चीन में साम्यवाद की शुरुआत होती है चीन में, तो माओ से तुंग, तब उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? माओ से तुंग उसके प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुआ? सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959। कहां से? तो राजस्थान का नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती है। किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। पता इसका उद्देश्य क्या है? तो विकास में जन भागीदारी, स्थानीय स्वयं शासन करें, तो जनता स्वयं शासन करे, तो ये जन भागीदारी। राजनीतिक चूंकि चुनाव होती है, मतदान होता है, मतदान के द्वारा जनता, तो ये क्या होता है? राजनीतिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। उसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लेकिन वित्तीय संग्रहण, इसके पथ के थोड़ा बहुत कर संग्रह करता है, लेकिन कर संग्रह करने का इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात केवल 1, 2, 3 कर संग्रह करने के लिए यूं तो अनुच्छेद 243H नंबर कहता है
स्थानीय विकास के लिए 100 रुपया तक कर ले सकते हैं, नल की मरम्मत के लिए, ये नाली की सफाई के लिए। लेकिन वो कर संग्रह, इसके पास इनकम का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया आय। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को 1956 की 1956 की जो औद्योगिक नीति, 1956 के औद्योगिक नीति के द्वारा पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को तय किया गया। उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा थे निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा हुआ मिश्रित उद्योग। तो ये समाजवादी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका शासनकाल जिसका कब से रहा? 1956 से 1961 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना चला 1951 से 1956, जिसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, जिसमें पहली बार क्या दिया गया था? स्थायित्व के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। पहली बार आत्मनिर्भरता का प्रयोग कहाँ हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि अब तक की सबसे असफल योजना रही, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। अब चलिए, क्रांति से जुड़ा हुआ है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है मांस के उत्पादन में वृद्धि का, या पोल्ट्री, क्या कहते हैं, पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री के विकास से संबंध होती है, वो है गुलाबी क्रांति। काली क्रांति का संबंध होता है पेट्रोलियम उत्पाद, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद है काली क्रांति से संबंधित। सुनहरी क्रांति से संबंध है बागवानी फल उत्पादन जो है। और भूरी क्रांति का संबंध है रासायनिक यूरिया उर्वरक के क्षेत्र में वृद्धि करने से। चारों क्रांति से आप भली भांति परिचित हो चुके। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? यूक्रेन की राजधानी कीव सही है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव सही है। फिनलैंड की हेलेंस्की सही है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। ये गलत हो जाता है लुसाका। लुसाका किसकी राजधानी है? लुसाका है जाम्बिया, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका। बोलिविया लापेज अर्थात गलत कौन है? इथियोपिया मिला हुआ नहीं है, अन्य सभी जो है सो मिला हुआ है। पशुओं में रेड सिंधी, अब देखिए सिंधी तो स्पष्ट है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र का होगा। कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र का होगा। सिंध प्रांत पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसका है गाय है, घरेलू पशु गाय है, और ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का दूध प्रदान करता है। ये गाय जो है उत्तम क्वालिटी का दूध देते हैं। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा कब आया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 1971 में जब आम चुनाव हुई थी, चौथी लोकसभा, तब आया। और यदि हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में किया गया। हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति को भारत में शुरू किए कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो कहता है क्रम संख्या के आधार पर, तो क्रम संख्या के आधार पर क्या होगा? सब 3, 2, 1, ऐसा कोई विकल्प है? 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो जब तीनों का ईस्वी पता है तो जाहिर सी बात है उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो विद्यार्थीगण चलिए, यहाँ पर सेट समाप्त होता है। मैंने प्रयास किया कि हर प्रश्न, हर विकल्प, प्रश्न का उत्तर ही ना देना, बल्कि प्रश्न का उत्तर के साथ साथ उसके हर विकल्प को सरल तार्किक रूप से आपके सामने रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाई पसंद आई होगी, और यदि पसंद नहीं आई है तो आप अपना कमेंट के माध्यम से कहाँ कमी दिखी उसे आप जरूर बतलाएंगे। आपका कमेंट हमारी धरोहर है। धन्यवाद। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग अपना 50 क्वेश्चन देखेंगे, और आज शायद हम लोग सेट नंबर 94 देख रहे हैं बाबू। ठीक है, सभी लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्ती में रहिए। तो चलिए हम लोग जो है ना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएं।
ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझोगे और क्वेश्चंस को फील करोगे। देखिए एक समीकरण दिया गया, अब इस समीकरण में कहता है सर इनटू का अर्थ प्लस है, तो जहां भी इनटू है वहां प्लस कर लोगे, प्लस का अर्थ डिवीजन है तो यहाँ भैया डिवीजन लगा लोगे, माइनस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, और डिवीजन का अर्थ माइनस है तो माइनस कर लोगे। अब सबसे पहले डिवीजन की क्रिया करोगे तो 6 का 6 ही हो जाएगा। अब 6 से 5 को गुना करोगे तो 6 पचे 30 हो जाएंगे, 100 में अगर 30 घटाओगे तो 70 हो जाएंगे, और 70 में 6 जोड़ोगे तो 76 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चा, वहीं से वहीं करने की कोशिश करना, बड़ा आसानी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो ध्यान से देखो बाबू, येन की स्थिति देखो, कॉर्नर पे था, फिर मिडिल को गया, फिर कॉर्नर पे गया, फिर मिडिल को गया, फिर कॉर्नर पे गया। तो नेक्स्ट फिगर में मिडिल पे आएगा येन, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक ही पासे को 2 बार घुमाया है, अगर ध्यान से देखोगे तो पूछता है कि सर पीले रंग के विपरीत सतह पे कौन सी रंग होगी। तो पहले देखो पीला ना इसमें है ना इसमें है, जब दोनों में से किसी में पीला नहीं है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो व्हाइट कॉमन है तो येलो का अपोजिट व्हाइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, इट्स द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे। अच्छा देखो, तो अगर हम 32 को 2 गुना करते हैं तो 32 दूना 64 होता है क्या? 32 दूना 64 होता है क्या? और एक अगर ऐड कर दे तो 65 हो जाएगा क्या? इसी तरीके से अगर हम 35 को 2 गुना करते हैं तो 35 दूना 70 होंगे क्या? और 70 में एक ऐड करोगे तो 71 होंगे क्या? अब हमें ऐसा ही एक समीकरण खोजना है, तो देख लो 21 दूना 42 प्लस 1 43, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अच्छा पूछता है वही संबंध साझा नहीं करती है, देख लो अभी तो क्वेश्चन फंसा देता, ऊपर नहीं देखते तो। अब ये नहीं पूछ रहा साझा करती है, पूछता है कौन साझा नहीं करती है, तो देख लो 17 दूना 34 1 35, ये भी साझा करेगी। 46 दूना हो जाएगा 92, और 92 प्लस 1 93, ये भी साझा करेगा। 30 दूना 60, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें अब प्रोसेस क्या हो गया, तो 30 दूना 60 हो गए, और 60 में अगर हम एक ऐड करते तो यहाँ 61 आना था और यहाँ 59 आ गया, यानी ये साझा नहीं किया। तो आंसर इसका बच्चे क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अभी अगर ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता ना तो हम बिल्कुल गलत कर चुके होते, बिल्कुल कर चुके होते ना। इसी को कहते हैं बच्चे सावधानी हटना और दुर्घटना घटना। अभी थोड़ी सी सावधानी हटती और दुर्घटना घट जाती, ठीक है। अच्छा देख लो, ध्यान से देखना, इस सर्किल को देखो, पहले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे था, फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ गया, फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आ गया, फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आ गया। तो अगली बार जो ये सर्किल आएगा ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब 2 ही बच गए। अब प्लस का रोटेशन देखो, पहले ये कॉर्नर से था, अब यहाँ पे आ चुका है, तो पहले 2 घर, फिर 3 घर, फिर 1 घर, तो फिर 2 घर जाने वाला है, तो 2 घर जाएगा तो प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कट गए, और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखो, 8 में अगर 4 की कमी कर दे तो 4 होगा, और 22 में 4 की कमी कर दे तो 18 होगा। तो 4 में अगर 4 की कमी करेंगे तो z होगा, और z में 4 की कमी करेंगे तो 22 होगा, यानी पहले z चाहिए, y वाला ऑप्शन और x वाला ऑप्शन कैंसिल। अब दोनों में बच्चे l कॉमन है, सिर्फ v और x जाना है, तो देखिए तो 4 से 26 होना है यानी कि -4 होना है, 18 से 14 होना है यानी -4 होना है। तो अब 26 में 4 माइनस करेंगे 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बचेगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर किसको कर लोगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए को कर लोगे। अच्छा देखिए, तो 4 शब्द दिए गए हैं, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक और प्राचार्य यानी प्रिंसिपल। इसी को डिफरेंट मान लो, क्यों? क्योंकि चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक ये सब क्या है, तो काम है, और प्राचार्य भी एक प्रकार का काम है, लेकिन ये इस सुपरियरिटी को दर्शाता है, ये सुपर को दर्शाता है। तो ऑप्शंस क्या हो गया, सी सबसे अलग हो गए। सेम क्वेश्चन। अच्छा देखिए, पहले 1 2 वाले बच्चे देखेंगे। सभी कुत्ते मछली हैं, कुत्ता दहेज दे नहीं पाएगा। सभी पक्षी कुत्ते हैं, पक्षी और कुत्ता से मिलकर पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। वेन डायग्राम वाले लोग देखोगे,
जितने भी पक्षी हैं कोई भी पक्षी क्या नहीं है, तो सर मछली नहीं है, और सभी मछलियां क्या थे, तो कुत्ते थे। अब पहला कहा सभी कुत्ते मछली हैं, सभी कुत्ते मछली दिखते नहीं है, गलत। सभी पक्षी कुत्ते हैं, सभी पक्षी कुत्ते दिखते नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब देखो भाई, हर बार की तरह मैं वही कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लेना, करना कुछ नहीं होता है। सिंबल को रखो चेक करो, सिंबल को रखो चेक करो। ऑप्शन नंबर ए रहा तो आसान, ऑप्शन नंबर डी रहा तो भैया मेहनत करवाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस को आप खुद ही देख लिया करो। अब देखिए ध्यान से समझोगे, इस वाले फिगर को पूरा करना है तो ये वाला फिगर तो पूरा कर नहीं सकता, काट दो। ये फिगर चूंकि नीचे गया है तो हो सकता है, ये फिगर ऊपर गया है तो ये फिगर कभी नहीं हो सकता। ये फिगर देखो, सब में जो नीचे जा रहा है वो ये वृत्तनुमा आकृति बन के जा रहा है, इसमें वृत्तनुमा आकृति जो है वो नहीं दे रखा है, इसमें स्क्वायर दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सब टाइप के क्वेश्चन में इससे अधिक समय खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, सचिन कितने लेटर का मिलकर बना, तो सर 6 लेटर का। इज कितने लेटर का मिलकर बना, तो 2 का। क्रिकेट कितने का, तो 1 का। और क्रिकेटर कितने का, तो 9 का। इसी तरह से क्या कहता है, मुंबई इज अ वेरी फेमस। 2 2 4 2 6, 2 वेरी के लिए 4 और फेमस के लिए 6, यानी 6 2 4 6 चाहिए। 6 2 4 6 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अच्छा देखिए, तो 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 10, और 10 में 2 जोड़ दें तो 12, 12 में 3 जोड़ दे तो 15, 15 में 4 जोड़ दे तो 19, यानी 19 में आप 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 यानी एक्स के लिए ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब ध्यान से देखो, 2 से 3 हो गए प्लस 1 बढ़ा, 3 से 7 हो गए प्लस 4 बढ़ा, 7 से 16 हो गया तो प्लस 9 बढ़ा, और 16 से 32 हो गए तो 12 में से 6 गया 6, और 2 में से 1 गया 1। अब ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो अब मेरे भाई कितने का, तो 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25। 32 में 25 को जोड़ दो, अब कितने होंगे, तो 5 के स्क्वायर होंगे, और 5 का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 25। अब 32 में 25 जोड़ दो, तो 32 में अगर 25 जोड़ोगे तो 5 2 7 3 2 5 57 आएंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर ए को करोगे। अच्छा देखिए क्या दे रखा है, तो 50 है, 52 है, 56 है, 60 54 है, 64 है, 80 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 50 से 52 का मतलब 2 की बढ़त, 52 से 56 का मतलब 4 की बढ़त। अब यहाँ पे देख लोगे तो भैया 8 की बढ़त हो गई, और यहाँ पे देख लोगे तो 16 की बढ़त हो गई, यानी अब भाई साहब 32 की बढ़त होनी है। 2 के लिए 2, 8 3 11, 112 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। एक ही पासे को 2 दफा घुमाया है। अब बोला सर ये 4 बार हमने खोलकर दिखाया, आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोनों का देख लो, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तब तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा रे। तब क्या करेंगे कि ऊपर का ऊपर से, बाएं का बाएं से, और दाएं का दाएं से करेंगे। तो 7 और 5 अपोजिट चाहिए, 7 5 इसमें अपोजिट नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का अपोजिट 6 है। 7 5 इसमें अपोजिट नहीं है, ठीक है। अब देख लो, 7 5 इसमें अपोजिट नहीं है, 7 5 इसमें अपोजिट है। 4 का अपोजिट 8 चाहिए, 4 का अपोजिट 8 नहीं। अब इस पासे को खोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम इस पासे को क्या कर रहे हैं ना, कि खोल रहे हैं। अगर इस पासे को हम खोल भी लेते हैं, मान लो कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर यहाँ हम 7 रख देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस 7 रख देते हैं, तो इधर से जो खुला, इधर से जो खुला ये 6 होगा, ठीक है। अब 6 के नीचे एक ही बॉक्स के 2 अविन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा। चलो जब यहां से नहीं बनेगा तो उसको वहीं से देखते हैं, ठीक है। 7 का अपोजिट 6, 7 का अपोजिट 6 है,
और यहाँ 7 और 6 साथ में है, संभव नहीं है। 7 का अपोजिट 3, यहाँ 7 और 3 साथ में नहीं है। 8 का अपोजिट 5, यहाँ 8 और 5 साथ में है, कैंसिल। 7 का अपोजिट 4, वहाँ 7 4 साथ में है। 7 का अपोजिट 5 अलग है। 6 का अपोजिट 8 अलग है। 4 का अपोजिट 3 अलग है। यही डी नंबर आंसर हो गया। जब ऐसे नहीं बना तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर लिए। देखो पूछ रहा है कितने त्रिभुज, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। ये यहां से रहा तो 5 नंबर त्रिभुज, ये छोटुआ हो गया 6 नंबर त्रिभुज, तो मिला दिए तो 7 नंबर त्रिभुज, और ये पूरा जो हो गया ये 8 नंबर त्रिभुज। यानी त्रिभुज की संख्या कितनी है बच्चे? तो इसमें त्रिभुज की संख्या 8 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। देखिए 3 वेन डायग्राम दिए गए हैं, स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये स्टेशनरी, उसमें स्टेपलर अलग है और इरेजर अलग है। नौकरशाह पुरुष और महिला, इसका ऐसे बनेगा, ये नौकरशाह है, पुरुष अलग नौकरशाह, महिला अलग नौकरशाह। डॉक्टर पिता और बहनें, डॉक्टर पिता और बहनें, तो ये बनेगा, ये बहन हो गई, ठीक है। कुछ बहन क्या होगी? डॉक्टर होगी, और कुछ पिता क्या होंगे? डॉक्टर होंगे ना। इसका वे नहीं, ये बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर को दर्शाता है? 15 और 8 कितने हो जाएंगे? तो 15 8 23 हो जाएंगे, और लेफ्ट से 23 का मतलब हो गया डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ध्यान से देखो, किसका जे का संबंध जानना है इससे। अगर मैं जे हूं तो मेरे बाद एट दी रेट है, और एट दी रेट के पहले जो आया भाई हुआ, यानी हम लड़का हैं। जब हम लड़का हैं तो प्लस के बाद हमको कौन मिलेंगे? पप्पा मिलेंगे, और पप्पा की माँ मिली तो दादी मिली, तो दादी हमको पोता कहेगी, और पोता के लिए क्या होगा? तो बेटे का बेटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा ध्यान से देखिए, एरो पहले कहाँ देख रहा था? तो ईस्ट में, फिर कहाँ देखा? साउथ में, फिर कहाँ देखा? वेस्ट में, फिर कहाँ देखा? नॉर्थ में, फिर कहाँ देखा? ईस्ट में। तो अब वो एरो साउथ में देखने वाला, एक ही में एरो साउथ में देख रहा है, सी में। आंसर हम लोग सी नंबर को क्लिक करेंगे, जो सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। देख लीजिए, 17 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 68 हो जाता है, और 1 अगर जोड़ दे तो 69 हो जाएगा। इसी तरह से 21 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 21 चक्को 84 हो जाता है, और प्लस 1 कर दे तो 85 हो जाएगा। 109 आने के लिए 108 चाहिए, और 108 आने के लिए कितने चाहिए मुझे? तो 4 तिहाई 12, 4 चक्को 16, 3 चक्को 12, 27 चक्को 7 चक्को 28, बिल्कुल हो जाएगा। 27 से 4 को गुना किए तो 7 चक्को 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया, 108 हो गए, और प्लस 1 कर देंगे मेरे भाई तो 109 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अच्छा देखो पूछता है सर ये वाली आकृति कहाँ है? मुझे तो 1 नंबर में ही दिख गई। बोलोगे सर आपको कैसे 1 नंबर में दिख गई? देख लो, यहां से अगर ये जाते हो और ये वाली लाइन खींचते हो, यहाँ से ऊपर जाकर ये वाली लाइन खींचते हो, और यहाँ से नीचे आकर आप अगर ये वाली लाइन पकड़ते हो, मिल गया सेम फिगर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए को ही टिक कर लेंगे, आगे जाने की कोई जरूरत बच्चे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, देखो SCR 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 SER SCR कॉमन है, सब में कॉमन है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो ई आएगा यानी 1 नंबर। ई से आगे चलेंगे तो आई आएगा यानी 4 नंबर। आई से आगे चलेंगे तो ओ आएगा यानी 5 नंबर। उससे आगे चलेंगे तो आर आएगा यानी 2 नंबर, और लास्ट में भी आएगा यानी 3 नंबर। देख लो किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए कहता है समूह बनाते हैं, कौन समूह में नहीं है? तो पी का वैल्यू 16, जे का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 14, एन का वैल्यू 14 और एच का वैल्यू 8। सारे किसको दर्शा रहे हैं? तो सम पोजीशन को दर्शा रहे हैं। ये इकलौता है जो ऑड पोजीशन को दर्शा रहा है, तो इसी को अलग कर लीजिए। देखिए फिर से आपको डिक्शनरी के क्रम में ही सजाने हैं, और पूछ रहा कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा होगा? तो ISO
ISO, 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 ISO कॉमन है। तो सबसे पहले देख लो O से पहले L आने वाले हैं, तो पहला और दूसरा तो ये खत्म हो जाएगा, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये। L से बाद चलेंगे तो N मिलने वाला है, N मिलने वाला है, यानी यही 3 नंबर पे आने वाला है। तीसरा ही पूछा था ना, अंग्रेजी शब्दकोश में उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया है, तो कौन सा शब्द तीसरे नंबर पे आएगा? L के बाद M आता है, M के बाद N आता है ना, तो ये आएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, ISO LAI, ISO LO, तो पहले तो L आएगा तब ना, उसके बाद M की बारी आएगी, T की बारी आएगी, N की बारी आएगी। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया आइसोलॉग। आइसोलॉग किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 13, 14, 15, 25, 21, 17, 15, 10, 25, 25 और 4 29, नहीं 15, 10, 25, 28 का आधा 14, 25, 10, 35, 7, 42। देख लो बच्चे, कुछ नहीं किया है, इन दोनों को जोड़ के आधा किया, 15 प्लस 13 को जोड़ दिया तो वैल्यू कितना आया 28, और 28 का आधा कर दिया तो वैल्यू कितना आया 14। इसी तरीके से 17 को और 25 को जोड़ दिया तो वैल्यू आ गए 42, और 42 का कर दिया आधा तो हो गया 21। सेम ऑप्शन हमें ढूंढना है कि किस में संबंधित है। तो देखिए, तो अगर 34 और 28 को हम जोड़ते हैं, 34 और 28 को हम जोड़ते हैं तो 8 8 16 के लिए 6 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 66 होगा। 66 का अगर आधा हम करते हैं, 3 2 5, ठीक है, तो 33 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फेलुअर हो गया। अगर हम 19 को और 25 को आपस में जोड़ लेते हैं, 9 5 14 के लिए 4 हाथ में 1 बचा, 2 1 3 3 1 4 44, 44 का आधा करेंगे तो मेरे भाई 22 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी को कर लेना। देखिए, पी सी का बेटा है, तो पी बेटा है, किसका बेटा है? सी का। सी का विवाह डी से हुआ है, मेल फीमेल मालूम नहीं है। डी ओ की बहन है, तो डी ज्यों ही ओ की बहन हुई तो सी पी का पिता हो गया। ओ एम की बेटी है, तो ओ एम की बेटी है। एक्स सी की माँ है, और एक्स जो है वो सी की माँ है, ठीक है, और डब्ल्यू से विवाहित है, और किससे? तो डब्ल्यू से विवाहित है, यानी डब्ल्यू सी के पिता है। पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है? तो हम हो गए मेरी पत्नी का बेटा, यानी मेरा बेटे का बेटा मेरा पोता हो गया, और पोते को हम क्या कहेंगे? तो बच्चे बेटे का बेटा कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले सोनल अपने कोचिंग क्लास से लौट रही थी। वो चौराहे पर बस की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात सामने आ रही सहेली शालिनी से हुई। उस समय शालिनी की परछाई सीधे सोनाली के पीछे पड़ रही थी, सोनल पर पड़ रही थी। इसका मतलब है कि सोनल के आगे सूरज है, और शाम के समय सोनल के आगे सूरज है, तो सोनल बच्चे पश्चिम दिशा में जा रही है, तो शालिनी का मुख जो होगा वो पूरब दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए आंसर हो गया। देख लो, ये सोनल थी, ठीक है, और इसके सामने चौराहे पर कौन खड़ी हो गई आकर? तो शालिनी खड़ी हो गई, और शालिनी की जो परछाई है ना, ये सोनल के ऊपर पड़ रही थी, यानी शालिनी के पीछे सूरज है। इसका मतलब शाम का सूरज है, तो इधर वेस्ट होगा, और इधर मेरे भाई ईस्ट होगा। पूछा गया शालिनी का मुख किधर है? तो शालिनी का मुख बाबू ईस्ट की ओर है, यानी पूरब की ओर है, तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। कितनी महिलाएं चिकित्सक रक्तदाता हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग को वर्ग किसको दर्शाता है? चिकित्सक को, ठीक है, तो हमको चाहिए वर्ग चाहिए। अब कहता है वृत्त रक्तदाताओं को दर्शाता है, तो रक्तदाता भी चाहिए। और फिर कहता है और पंचभुज महिलाओं को दर्शाता है, यानी जो तीनों में कॉमन है। तो देख लो, तीनों में कॉमन 50 है, तो आंसर इसका एक हो जाएगा कि 50 महिलाएं चिकित्सक रक्तदाता हैं। देखिए, यू से किसको मिलवाना है? सी को, और वाई के ऊपर चाइना वॉल लग गया, यानी ये खत्म हो गया।
सी से किसको मिलवाना है, जी को, तो सी से जी में सी ग्रेटर होगा, सी ग्रेटर है, सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बने। अच्छा ध्यान से देखो तो क्या है हमारे पास, FORENSIC है, कितना लिखता है, 6 12 18 22 14 19 18 3। बहुत बढ़िया। F6R18 N14 S19 C3, ठीक है। यानी जो भी कॉन्सोनेंट है उसका सेम वैल्यू दिया गया, लेकिन जो भी वॉवेल है उसका अपोजिट वैल्यू दिया गया, जो भी वॉवेल है उसका अपोजिट वैल्यू यूज किया, जो भी वॉवेल है उसका अपोजिट वैल्यू यूज किया। यानी कॉन्सोनेंट का सेम वैल्यू यूज करना है और वॉवेल का अपोजिट वैल्यू यूज करना है। अब कार्मल के लिए चाहिए CARAMEL। तो देखिए पहले वॉवेल के लिए अपोजिट, यानी ए के लिए 26 होगा, ए का जेड यानी 26 होगा, ई का भी यानी 22 होगा, और बाकी सब कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं तो कॉन्सोनेंट के लिए सेम वैल्यू लिख दो, यानी 3 18 13 और 12 हो गए। तो देख लो 3 26 18 26 चाहिए, 3 26 नहीं, 3 26 नहीं, 3 26 18 26 13 22 12। ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 21 फरवरी 2007 को, 21 फरवरी से 21 फरवरी कैंसिल हो गया, 5 से 7 जाने में 2 साल का अंतर मिला, लीप ईयर की संख्या 0 मिली, यानी कि संडे में हम लोगों को 2 दिन जोड़ देना है, तो मंडे छोड़ के ट्यूसडे आंसर हो जाएंगे। मंगलवार देख लो, ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये वाली बॉक्स जो है ना वो 3 के प्लेस पे आया, 3 ए के प्लेस पे गया और ए बॉक्स के प्लेस पे गया। एफ और ओ ने आपस में इंटर क्रॉस किया, 6 गया टी के पास, टी गया दिल के पास और दिल आया 6 के पास। अब सेम काम देख लो क्या 3 में किया गया है, तो देखो ए आया 6 के पास, 6 गया ओ के पास और ओ गया यहाँ, ये दोनों ने आपस में इंटर क्रॉस किया, टी गया 3 के पास, 3 एफ के पास, एफ गया 3 के पास। यानी 1 और 3 में जब काम सेम हो रहे हैं तो 2 और 4 में भी काम सेम होंगे। अब देख लो क्या काम हुआ है, ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंच गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो दिल जो है उसने एफ का प्लेस लिया, एफ जो है उसने टी का प्लेस लिया और टी ने दिल का प्लेस लिया, और इन दोनों के पोजीशन चेंज हो गए। सेम यही काम कर दो, इसका मतलब है कि सर्किल चला आएगा यहाँ, दिल आ जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा यहाँ, एफ गया इसके पास, बॉक्स गया 3 के पास, 3 चला आया एफ के पास, ऊपर टी नीचे ए। अब ये वाली फिगर ढूंढ लो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रही है, तो आंसर हमारे क्या हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हो गए, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए 4 समूह में से एक अलग है, तो देखो जे का अपोजिट क्यू होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, लेकिन बी का अपोजिट वाई होता है, यही अदर से डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, फिर से वही पूछा है कौन है जो अदर से डिफरेंट है, तो देख लो 1 से 6 जाने के लिए 5 बढ़ेंगे, 7 से 11 जाने के लिए 4 बढ़ेंगे, 19 से 24 जाने के लिए 5 बढ़ेंगे और 10 से 15 जाने के लिए 5 बढ़ेंगे। तो पहले से दूसरे जाने में 5 बढ़ जा रहे हैं, लेकिन बी वाले में, इस वाले में 4 ही बढ़ रहे हैं। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो मेरे भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 10 24, 9 से कोई रिलेशन नहीं, 14 और 9 23, 10 से कोई रिलेशन नहीं, 9 5 14, 2 4 6। देखो बच्चे कुछ नहीं किया, ध्यान से देखना 14 कैसे आया, ए कैसे आया, तो उसने क्या किया, ये ए ये बी ये सी, तो उसने क्या किया ना कि सी प्लस बी वाई 2 कर दिया। तो सी कितना है 9, बी कितना है तो 10/2, यानी 9 + 5 कितने हो गए, तो 9 5 14 हो गए। इसी तरीके से क्या किया देख लो, ए बी सी,
तो 2 प्लस 8/2 कर दिया, यानी 2 प्लस 4 हो गए, तो 2 प्लस 4 6 मिल गए। अब देख लो यहाँ हमें कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। ठीक है, हमेशा दूसरे वाले का आधा करता है। ठीक है, तो दूसरे वाले का आधा करता है, यानी ये 4/2 किया होगा तो ये 2 आ गया होगा, प्लस कितना चाहिए मुझे, तो अब यहाँ 6 चाहिए। अगर 6 रखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। 6 किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी अगर यहाँ 6 रख दोगे तो फिर वही बात हो गई, 6 को पकड़े यानी सी को पकड़े, b/2 कर दिया, यानी 4/2 कर दिए, तो 6 + 2 कर दिए, तो 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में वही कहूंगा, हर बार की तरह आप बना लोगे। देखिए क्या है मेरे पास, कैप्सूल है, CAPSULE है। अब कहते हैं प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदलो, यानी जो भी वॉवेल है ना उसको उसके पहले वाले अक्षर से बदल दो। बदल दिया हमने। और जितने भी व्यंजन है उसको उसके बाद वाले यानी कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से बदल दो। तो सी बदलेगा डी में, पी बदलेगा क्यू में, एस बदलेगा टी में, एल बदलेगा एम में। अब कहता है इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो क्यू और टी के बीच में आर होगा, एस होगा, यानी 2 अक्षर होंगे। कितने होंगे, तो 2 अक्षर होंगे। ठीक है, अगर वो पूछ देता कि दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, तब हम कहते 1 अक्षर है टी, लेकिन उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं, तो क्यू और टी के बीच में आर और एस होता है, यानी 2 अक्षर होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हुई इसमें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो लोग यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं देखेंगे वो सीधे कहेंगे 1 अक्षर है सर टी और क्यू के बीच में, बस टी ही तो है। लेकिन उसने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं, तो क्यू और टी के बीच में आर और एस होता है मेरे भाई, यानी 2 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लगाओगे। अच्छा देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, जहां टी है वहां 1 यूज किया गया। ठीक है, जहां टी है वहां ये 1 यूज किया गया। जहां एच है, एच के जगह 7 यूज किया गया। इसी तरीके से देख लो, जहां आई है, आई के लिए 2 यूज किया गया, आई के लिए 2 यूज किया गया। ठीक है, तो अब बच गया कौन, डब्लू। तो डब्लू के लिए क्या है जो यूज नहीं किया गया, तो 7 नहीं यूज किया गया, यानी डब्लू के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, तो 7 हो जाएगा। डब्लू के लिए 7 हो जाएगा। अच्छा देखिए, मार्च से है ना, ये 13 और +1 14, 14 + 18 और +19। तो देखो, तो अगर मैं 19 और 1 जोड़ दूं तो 20, 20 20 कितने हो गए, 40 10 50 और 1 51। एकदम प्लेस वैल्यू दिया है। जब प्लेस वैल्यू ही दिया है तो किसके लिए चाहिए, तो मून के लिए चाहिए। ठीक है, देखो 15 15 30, 15 3 45, 10 50, 50 और 2 52, इसके लिए 52 आएगा। 13 + 15 + 15 और +14, तो 15 15 30 और 15 3 45, अब 45 10 55 और 2 57, 57 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 4 चको 16 हो गया, 15 पचे 75 नहीं, 16 चको 64, 4 का क्यूब है, 3 पचे 15, 150 नहीं, 15, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12। चलो बाबू देख लो क्या किया, 16 में से 4 को माइनस किया, 12 बच गए, और 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 4 बच गया, यही 4 यहाँ लिख दिया। फिर देखो 30 में से 15 को माइनस किया, 15 बच गए, 15 को 3 से भाग दिया, 5 आया, यही लिख दिया। यानी अब मुझे कितने चाहिए, तो 2 चाहिए, 2 चाहिए, और माइनस करना है तो 2 चाहने के लिए हमको कितना चाहिए,
तो 3 दूना 6 यानी 6 आने चाहिए। तो अगर मैं 8 में से 2 को माइनस करता हूं तो 6 आएगा, और 6/3 करता हूं तो 2 आएगा, यानी आंसर हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना रखोगे? 2 रखोगे। तो 8 में से 2 को माइनस करोगे, 6 आएगा, 6 को 3 से भाग दोगे, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ऑप्शन बी हो गए। ध्यान दीजिएगा, 12 पचे 60 और 15 चको 60, 14 तिया 42, 7 छक 42, तो 26 को 3 से गुना कर दो, 6 तिया 18, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, 108 चाहिए, नहीं है, 13 छक 78, अच्छा 26 तिया 78 होगा ना जी, 6 तिया 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 78 होगा। 78 किस में है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में। क्या किया गया है? 12 को 5 से गुना किया तो 12 पचे 60 हो गए, और फिर 15 को 4 से गुना किया गया तो 15 चको 60 हो गए। इसी तरीके से 3 को 14 से गुना किया गया तो 14 तिया 42 हो गए, और 7 को 6 से गुना किया गया तो 7 छक 42 हो गए। सेम काम हम लोगों ने यहाँ कर लिया तो हमारे आंसर 26 मिल गए। अच्छा देखिए, मेरा मुख पूरब की ओर है, मैं दक्षिणावर्त पहले 100 डिग्री घूमा, ठीक है, और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमा, उत्तर पूरब में आ जाऊंगा मेरे भाई। कहाँ आ जाऊंगा? उत्तर पूरब में आ जाऊंगा। ध्यान से देख लो, यही डायरेक्शन है। मेरा मुख अभी कहाँ है? पूरब की ओर है। पहले मैं क्लॉकवाइज कितना मूव करता हूँ? 100 डिग्री, और फिर यहाँ से 145 डिग्री जब मूव करूंगा तो मैं यहाँ आऊंगा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। और देखिए, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच में 14 विद्यार्थी हैं, ठीक है। दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है, पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन के नजदीक है। सपन के नजदीक है, इससे पता तो नहीं चलेगा बिटवीन कितने हैं। आंकड़े अपर्याप्त हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ध्यान से देखना, ये मान लो राइट इन रहा और ये हमारा लेफ्ट इन रहा। गोपाल और सपन के बीच में 14 विद्यार्थी हैं, पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24 है। पंक्ति के दाएं अंत से अगर हम गोपाल की बात करें तो गोपाल कितना है? तो 24 है। गोपाल कितना है बच्चे? 24 है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन के नजदीक है, तो देखिए पंक्ति के बाएं अंत से अगर गोपाल की बात करें तो वो सपन के नजदीक है, तो अगर हम सपन को यहां रखेंगे तब भी वो बाएं छोर से क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच कितने बच्चे आएंगे ये मालूम नहीं चलेगा। तो सपन का पंक्ति में बाएं अंत से कितनी दूरी पर है? सपन पंक्ति में बाएं अंक से कितनी दूरी पर है? ये 14 है। ये क्या है? 14 है। तो सपन बाएं से कितनी दूरी पे है हम निकाल ही नहीं सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर ले। तो आंकड़े क्या हैं? तो आंकड़े अधूरे हैं। देखो, 7 को अगर हम 2 से गुना करें तो 7 दूना कितने हो गए? 14 हो गए, और प्लस अगर हम 7 माइनस 2 कर दे तो कितने हो गए? 5, यानी 14 प्लस 5 कितने हो गए? तो 19 हो गए। ठीक है, सेम काम करके देखो, 6 को अगर हम 1 से गुना करें तो 6 एकम 6 हो जाएगा, प्लस कितना? तो 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 देख लो है कहीं? भैया ऑप्शन में तो नहीं है, कुछ और काम सोचते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 7 प्लस 2 कर दिया तो कितने हो गए? 9। 9 को 2 गुना किया तो 9 दूना 18, और प्लस 1 जोड़ दिया तो भैया कितने हो गए? 19। इसी तरह से देखो तो 3 प्लस 5 कर दूंगा तो 3 5 8, 8 दूना कितने हो जाएंगे? तो 16 हो जाएंगे, और 16 प्लस 1 कर दिया तो कितने? 17 हो गए। तो क्या कर लो? 6 प्लस 1 कर लो, 6 1 7, 7 दूना कितने कर लोगे? 14, और 14 में 1 जोड़ लोगे कितने हो जाएंगे भैया? 15 हो जाएंगे। 15 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा देखिए, कहता है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके 2 4 2 6 लोग बैठे हैं। चलो 6 लोगों की व्यवस्था करनी है, और उत्तर की ओर मुख है तो ये राइट इन और ये रहा लेफ्ट इन। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, यू एस और पी दोनों के बगल में है, तो यू को एक तरफ से एस, एक तरफ से पी, वाइस वर्सा केस। पी क्यू के बाएं से दूसरा है, जहां भी क्यू होगा उसके बाएं से दूसरा कौन होगा? पी होगा। क्यू किसी एक सिरे पर बैठा है, तो क्यू जब किसी एक सिरे पे बैठा है तो लेफ्ट पे बैठ नहीं सकता, तो क्यू को यहाँ रखे पहला, और ये दूसरा कौन हो गया? पी। कितने लोग थे? तो 2 4 2 6 ही लोग थे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हो गए।
PUS, तो PUS चलिए हो गया। तो बताएं कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन है। तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे S है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। सार्थक क्रम में शब्दों को सजाना है तो सबसे छोटा पद होगा क्लर्क, क्लर्क से बड़ा पद कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, यानी कलेक्टर होगा। कलेक्टर से बड़ा पद हमारा गवर्नर, मुख्य सचिव, तो पहले मुख्य सचिव आएगा, उसके बाद कौन आएगा तो गवर्नर आएगा, और गवर्नर के बाद कौन आएगा तो राष्ट्रपति आएगा। देख लो तो ऐसी व्यवस्था किसी में है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेना, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अनेक विज्ञान कॉलेजिस्ट अधिक सृजनशील होते हैं, यानी जो भी विज्ञान में पढ़ने, विज्ञान सेक्टर में पढ़ने वाले कॉलेज के छात्र छात्राएं होते हैं वो सृजनशील होते हैं। सृजनशील व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं और जो भी क्रिएटिव होंगे वो प्रभावित होंगे। कहता है अनेक विज्ञान कॉलेजिस्ट अत्यधिक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सृजनशील विज्ञान कॉलेजिस्ट अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। सृजनशील सभी विज्ञान कॉलेजिस्ट अत्यधिक नहीं, अनेक बोला है यानी कुछ बोला है। जो व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होता है वे अत्यधिक सृजनशील कॉलेज होता है। अब एक और दो में सृजनशील वैज्ञानिक विज्ञान कॉलेजिस्ट अत्यधिक प्रभावित होते हैं, सृजनशील व्यक्ति प्रभावी होते हैं, और सृजनशील विज्ञान कॉलेजिस्ट का मतलब हो गया अन्य लोग प्रभावित नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर ए सुटेबल है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी 50 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और कल फिर हम लोग एंजॉय करेंगे 50 क्वेश्चनों को। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।